यूट्यूब चैनल ए मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज पे स्वागत है। 2 दिन के अंतराल के बाद हम फिर उसी मंच पर हाजिर हैं। कुछ पर्यावरणिक कारण, मौसम, बारिश इत्यादि के कारण ये 2 दिन वीडियो नहीं बन पाया। थोड़ा समय पाया तो आज फिर अपने उस मंच पर हाजिर हूँ और इसमें आज हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये शायद टॉपिक हमने आपको बताया भी था कि 1929 का लाहौर अधिवेशन हमें पढ़ाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो एक और घटना घटी थी, वो घटना थी पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को हालांकि जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांगों से नाकाम कर दिया। विरोध के स्वर अंदर भी थे कांग्रेस के, जैसे कांग्रेस के युवा सदस्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने इसका एक तरह से विरोध किया था, ये कहते हुए कि डोमिनियन स्टेट नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज। लेकिन महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण ये विरोध भी टल गया कि यदि 1 वर्ष तक सरकार हमारे डोमिनियन स्टेट के मांगों को भी नहीं मान लेती तो हम पूर्ण स्वराज आंदोलन चलाएंगे भारतवर्ष में। ऐसा गांधी जी के आग्रह, हस्तक्षेप और सलाह के बाद कांग्रेस के युवा सदस्यों ने इसे मान लिया। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट तो जिन्ना के 14 सूत्रीय फार्मूले के कारण ही ध्वस्त हो गई थी, नाकाम हो गई थी, लेकिन अभी भी कांग्रेस के एजेंडे में वो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट की मान्यताएं थीं। लेकिन अंततः साल भर बीत जाने के बाद सरकार की इस पर किसी खास प्रतिक्रिया के न होने के बाद होता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। लाहौर मतलब आजकल का लाहौर, वही गदर वाला, कब गुजरा रब जाने, अमृतसर कब लाहौर आया, वही वाला लाहौर जो आजकल पाकिस्तान में है। लाहौर में 1929 में जो अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, इसके अध्यक्ष होते थे पंडित मोतीलाल नेहरू। ध्यान रहे, जवाहरलाल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, हाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रहे कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष होते थे पंडित मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के पुत्र यानी पंडित मोतीलाल के बेटे जवाहरलाल नेहरू। यानी कांग्रेस का नेतृत्व एक बुजुर्गवार व्यक्ति से एक युवा सदस्य को सौंपा जा रहा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनाने में ज़्यादा हाथ था स्वयं महात्मा गांधी का। ध्यान रहे, ये अधिवेशन अत्यंत ऐतिहासिक अधिवेशन साबित हुआ क्योंकि इस अधिवेशन में कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर कहा था कि अब हम पूर्ण स्वराज से किसी भी कम मांग पर मानने को तैयार नहीं है। मेरे पूर्ण स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। यहाँ जवाहरलाल नेहरू कहना था कि हम स्वराज से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, मेरे स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। और यहीं पर उन्होंने कहा था कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी। एक क्वेश्चन बन रहा है कि कब स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। मैं कई बार आपको इसके पहले बता चुका हूँ। किसी और एक आध्यात्मिक पुरुष ने कहा था मैं समाजवादी हूँ, विवेकानंद ने कहा था। इसके पहले मैं भी बता चुका हूँ, जयप्रकाश नारायण ने लिखा एक पुस्तक वाई सोशलिज्म, समाजवाद ही क्यों। और स्वयं भगत सिंह ने कहा था मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ। समाजवाद शब्द पे आ गया ये बातें जो आपको बता दी है। यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं स्वराज से किसी कम मांग पर मानने को तैयार नहीं, मेरे स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। और ये भी कहा था उन लोगों ने कि साथ ही साथ मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ये दोनों चीज़ें यही कही। आगे जो उन्होंने कहा था वो ये था, यहीं पर नेहरू रिपोर्ट को समाप्त कर दिया गया। जो पंडित मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में जो रिपोर्ट हुई थी उसे समाप्त कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया। इसी जगह पर एक घटना और घटी। रावी नदी के तट पर
पहली बार स्वाधीनता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया। 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को लहराया गया पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है। साथ ही साथ यहीं पर यह भी कहा गया कि अब हम पूरी तरह स्वाधीन हैं। ये जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था, ये बहुत समय से पहले ही, यानी 31 अगस्त को 31 दिसंबर को हो रहा था। अक्सर कांग्रेस का अधिवेशन 26 दिसंबर से 30 या 31 दिसंबर के बीच होता था, 3 दिन चलता था। यह अधिवेशन 31 दिसंबर को शुरू हुआ और कहीं जाकर 2 जनवरी को समाप्त हुआ। 2 जनवरी को हुए अपनी बैठक में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि यह हमारा स्वाधीनता दिवस है और हम 26 जनवरी 1930 से अब पूरी तरह आज़ाद हैं, हमारा स्वतंत्रता दिवस होगा। एक ऐतिहासिक तथ्य ये भी आया उभर कर सामने कि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपने मनमानस से भारत को स्वाधीन मान लिया और भारत का स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये 1929 के लाहौर अधिवेशन का बहुत बड़ा तथ्य है। एक चीज़ ये भी, साल भर गुजर चुका था और स्वराज पर कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया था, इसलिए यहीं पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। प्रिय छात्रों, अब तो क्लियर होगा। इतनी चीज़ें जो हमने बताई वही लिख देते हैं। इसके अध्यक्ष होते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और अधिवेशन स्थल होता था लाहौर का रावी नदी तट। यहाँ पर अधिवेशन हुआ था और इसमें जो प्रावधान उभर कर सामने आए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हम स्वराज से कम किसी तथ्य को नहीं मानेंगे, ऐसा कहा। एक तो ये हो गया। यही पर उन्होंने भी कहा मेरे स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मेरे स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है। एक ये तथ्य हो गया। दूसरा तथ्य क्या होता है? नेहरू जी ने कहा मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ने कहा मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। ये भी उन्होंने कहा था। उन राजे महाराजाओं की व्यवस्थाओं में मुझे कोई विश्वास नहीं जो नए ढंग के उद्योगपति या पूंजीपति पैदा करते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं पर कहा था। रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे स्वाधीनता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया। ये तथ्य देख लीजिए। अधिवेशन
31 दिसंबर को शुरू हुआ था। तथा 2 जनवरी को बैठक में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया। मनाने का निर्णय लिया। दो जनवरी की बैठक में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से 26 जनवरी हमारे देश का स्वाधीनता दिवस हो गया। बाद में उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ये इतनी घटनाएं घटी थी। एक घटना इसमें और घटी, और वो घटना थी नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया। और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। ये रहा बेटे शिखा, आप देर से आई। हमारे क्लास की एक तेज तर्रार छात्रा, इसे हम फिर समझाना चाहेंगे। 1929 का लाहौर अधिवेशन। कई छात्रों आप एक बार से रिवाइज मार दीजिए। मतलब इतना इसका प्रभाव तेज होने के नाते पूरा क्लास एक बार में बैठ कर रहा। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये लाहौर अधिवेशन इन मायने में भी अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पंडित मोतीलाल नेहरू 1928 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे और उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए। इसमें गांधी जी की महती भूमिका थी। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस का बुजुर्गवार नेतृत्व उनके बुजुर्गों के हाथ से निकलकर युवाओं के हाथ में जा रहा है। यह अधिवेशन लाहौर के रावी नदी तट पर हुआ। इसमें स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषित करते हुए कहा, हम स्वराज से कम किसी तथ्य को नहीं मानेंगे, मेरे स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वाधीनता। यहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि नेहरू ने कि मैं समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ। राजाओं महाराजाओं की उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं जो नए तरह के पूंजीपति पैदा करते हैं। ये भी यहीं पर हुआ था। तीसरा हुआ था रावी नदी के तट पर रात के 12 बजे स्वाधीनता दिवस का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया। ये भी यहीं पर हुआ था। अधिवेशन 31 दिसंबर को शुरू हुआ था और 2 जनवरी की बैठक में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का फैसला लिया। ये भी एक तथ्य था। इसमें नेहरू रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया और कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। अभी यहाँ ये तय नहीं हुआ था किसके नेतृत्व में चलेगा। ये तय हुआ कांग्रेस के गुजरात में हुई एक छोटी सी बैठक में, जहाँ साबरमती आश्रम में निर्णय लिया गया कि स्वाधीनता दिवस के इस निर्णय के बाद अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि महात्मा गांधी ने 1928 के अधिवेशन में कहा था कि नेहरू रिपोर्ट को कम से कम 1 साल रहने दिया जाए, मौका दिया जाए सरकार को। अगर वो हमारे डोमिनियन स्टेट की मांग को नहीं मानती तो हम लोग अब स्वराज के नारे को बुलंद करेंगे। और यही से कांग्रेस के एजेंडे में स्वराज शब्द आने लगा। लाहौर अधिवेशन से ही कांग्रेस के एजेंडे में स्वराज शब्द आने लगा। ध्यान रहे, यही स्वराज है जो 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले से ये कहा था, अब भी समय है मेरे स्वदेशी स्वराज और बहिष्कार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए। वही वो था जो इतने भी दिन बाद कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। अब तो क्लियर?
ये है 1929 का लाहौर अधिवेशन। और अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किया गया राष्ट्र स्तर का दूसरा शक्तिशाली आंदोलन। इसके पहले जो गांधी जी ने राष्ट्र स्तर पर आंदोलन का आयोजन किया था वो था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी का दूसरा राष्ट्र स्तर का एक व्यापक जो जन आंदोलन छेड़ा गया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रहे, अभी अभी हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा की। इसका प्रस्ताव पारित हो चुका था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। अभी लेकिन उसमें नेतृत्व कौन करेगा ये निर्णय नहीं हुआ था। निर्णय स्थल हुआ गुजरात का साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम में निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। यही तो हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, ऐसा निर्णय यहाँ पर लिया गया। और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए नमक कर को माध्यम बनाया। कितनी सोची समझी और व्यापक रणनीति थी। नमक पर टैक्स लगता था और नमक घर घर की पहुंच है। अगर नमक को मैं मुद्दा बनाऊंगा तो जन जन इससे जुड़ने में जरा भी हिचक नहीं दिखाएगा। इसी कारण महात्मा गांधी ने इस स्थल से जो निर्णय लिया वह नमक कर का विरोध। अगर नमक पर आप कर लगाएंगे तो हम बिना टैक्स दिए नमक बनाएंगे, यानी आपके कानून का हम अवज्ञा करेंगे लेकिन विनयपूर्वक। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी हम सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चलाएंगे। डिसओबीडियंट, हम आपके आज्ञाकारी नहीं होंगे। क्यों? ऐसी सरकार का अवज्ञा कर ही देना चाहिए जो हमारे किसी भी मांग पर कोई विचार नहीं करती। इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए मुद्दा बनाया नमक कर को। तो नेतृत्व करता हुए गांधी जी निर्णय स्थल गुजरात का साबरमती आश्रम और मुद्दा था नमक कर। गांधी जी ने नमक कर को मुद्दा बनाया। ध्यान रहे, गांधी जी नमक कर को मुद्दा बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने से पहले उसे भरसिकम टालने की कोशिश की और गांधी जी ने इसे टालने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल इरविन के सामने 11 सूत्री मांगे रखी। 11 सूत्री मांगों में था कि सेना का खर्च और सिविल सेवकों यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी अधिकारी थे उन लोगों के वेतनों को 50% कम किया जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए। इसी तरह से लगान को 50% कम किया जाए। ये गांधी जी का ऐसा कहना था कि लगान को भी आप 50% कम से कम कीजिए, कम इसे कम नहीं होना चाहिए। रुपए और जो अंग्रेजों की जो मुद्रा है इसके विनिमय दर को भी उन्होंने एक निश्चित नियत तथ्य पर लाने की कोशिश की। उनका कहना था कि रुपए की और इधर पाउंड इसकी विनिमय दर एक निश्चित दर पर लाइए और वह 1 पाउंड 4 शिलिंग होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था कि बस इतना पर लाइए कम से कम। शराबबंदी की जाए, राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आंदोलनकारियों को छोड़ा जाए। इस प्रकार से गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी और जब वो 11 सूत्री मांगे वो पर इस इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने कहा मैंने घुटने टेक कर रोटियां मांगी थी, घुटने टेक कर रोटियां मांगी थी लेकिन मुझे मिला कंकड़ पत्थर। अब मुझे सविनय अवज्ञा के सिवा कोई चारा नहीं। और महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के तट पर एक मार्च किया। वो गुजरात का तट जो वो डांडी गुजरात के समुद्र तट का एक गांव है। ये गुजरात के नवासारी जिले में पड़ता है। गुजरात के नवासारी जिले में पहुंचकर गांधी जी को नमक बनाना था और नमक बनाकर सरकार की अवज्ञा का उल्लंघन करना था। इसके लिए गांधी जी ने जो अपने 78 सहयोगियों के साथ वहां से 12 मार्च 1930 को वहां से मार्च किया, इसे डांडी मार्च कहा जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ ये जान लें कि नमक कर जो मुद्दा था इसमें जो तथ्य सामने आया वो था गांधी जी ने यह आंदोलन टालने के लिए गवर्नर जनरल
इरविन के सामने ग्यारह सूत्री मांगे रखी, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। न दिया। 11 सूत्री मांगे रखी थी, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने कहा था घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, लेकिन कंकड़ पत्थर मिला। मजबूरन में सबने अवज्ञा आंदोलन को तैयार होना। आखिरकार गांधी जी ने किया क्या? डांडी मार्च। डांडी मार्च अभी हमने क्या बताया? 12 मार्च 1930, यही ना? सहयोगी 78 सहयोगी थे। यह मार्च साबरमती आश्रम से कहाँ तक? दांडी। समुद्र तट के एक गांव, एक स्थान डांडी तक होना था। यही ना? यहां जाकर के गांधी जी को नमक बनाना था। ध्यान रहे, सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना बोनापार्ट के, या आप लिख सकते हैं नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया है। ये सुभाष चंद्र बोस ने डांडी मार्च की तुलना किससे किया है? नेपोलियन के पेरिस मार्च से। एल्बा भी कहीं कहीं से लिखा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट को एल्बा के पेरिस मार्च से किया गया है। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये गांधी जी का जो डांडी मार्च है, जो नमक बनाने का या सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है डांडी मार्च के रूप में, वो नेपोलियन के पेरिस मार्च से है। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने तुलना किया था। ध्यान रहे, 24 दिन की यात्रा के बाद महात्मा गांधी डांडी पहुंचे, गुजरात के नवासारी जिले में डांडी। यानी अब तारीख कितनी हो गई? 5 अप्रैल। 24 जोड़ दीजिए, 5 अप्रैल हो जाएगा। गणित लग रहा आप लोगों की कमजोर है। शिखा और अंशिका दोनों लोगों की नाम इन लोगों का मिलता जुलता है। ये देखिए, नेपोलियन की मार्च से जो तुलना की गई, अंततः 24 दिन की यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने डांडी पहुंचकर नमक बनाया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। यही ना? आंदोलन शुरू। ओके, ये आंदोलन की शुरुआत होती है। इसी नाते 5 अप्रैल 1930 से आंदोलन शुरू हो जाता है और आंदोलन जाकर के बाद में जो समाप्त होता है वह 5 अप्रैल नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही 5 मार्च को आंदोलन गांधी-इरविन समझौते के बाद समाप्त हो जाता है। आप यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन को लिख सकते हैं 5 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931। अब इसके बाद आंदोलन के दौरान घटनाएं क्या क्या होती हैं वो हम इसके बाद आपको नेक्स्ट, इसी के तुरंत बाद आपको पढ़ाएंगे। और बस इतना ही। थैंक यू क्लास।